सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस की। नाजरीन, ये कितने जुल्म की बात है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि आलमी कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है और इससे मुतासर होने वाले ममालिक में हम सर फहरिस्त हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक इन माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए 2030 तक पाकिस्तान को 348 अरब डॉलर दरकार होंगे, वरना स्मोक और दीगर जो माहौलियाती मसाइल हैं वो हमारे लिए जहर कातिल साबित होंगे। यानी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में ये इंकशाफ हुआ है कि 2030 तक 3000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस नस्ब करने का हदफ है, लेकिन अब तक सिर्फ 8 स्टेशंस कायम किए गए हैं। 6 लाख इलेक्ट्रिक कार्स का हदफ है और तैयार सिर्फ 60,000 हुई हैं। अब ये जो टारगेट सेट किया गया है ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, ऐसे में मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान को कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सेक्टर के हुसूल के लिए रीन्यूएबल एनर्जी की जानिब पॉलिसी शिफ्ट के लिए 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इत्तेशामुल हक साहब ने। उनके साथ साथ महमूद नवाज शाह क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, प्रेसिडेंट सिंध आबादगार बोर्ड भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। आगाज़ करते हैं आपसे इत्तेशाम साहब। ये अब हम देख रहे हैं कि कल इस हवाले से जब बात भी हुई सेनेट में, और उस हवाले से जो शहरी रहमान साहब हैं, जब उन्होंने ये जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो क्राइसिस हैं, जो मामला चल रहे हैं, उन पर बात की, उन्होंने कहा कि ईवी अगर आपने ऑपरेट करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो उसके लिए आपको क्लियर स्ट्रेटजी के साथ आना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने सोलराइजेशन के लिए भी हवाले से बात की कि हुकूमत वफाक ख़ास तौर पर इस हवाले से सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रही है सोलराइजेशन को। तो ये दो मामला हमारे जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट क्राइसिस है इस वक्त, उसमें बड़े अहम है। देखिए, हम ना माहौलियाती आलूदगी के हवाले से एक नया गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है और जिस अंदाज से अब इन्होंने प्लान किया है, लेकिन असल बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो हुकूमत ने बनाई है, असल में उसका देखना है कि वो किस हद तक कामयाब होती है, उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। अभी आपने बताया 6000 गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, लेकिन उसके साथ साथ 42,000 मोटरसाइकिल जो है ना वो बिजली वाले जो है ना वो हुकूमत जो है ना वो बना रही है, इंपोर्ट करेगी और इस पर अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। बल्कि एग्जैक्ट कितना पैसा है जी, 4 अरब रुपया अपना मुख्तस किया गया इस हवाले से। और इसको साथ साथ अगर आप इसके साथ भी लिंक कर लें जो अभी सोलराइजेशन का आप जिक्र कर रही हैं, देखें ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है, इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये फ़िज़ाई आलूदगी और ये मिशन और ग्रीन हाउस गैसेज़ के हवाले से ये दोनों चीज़ें अगर हो जाती हैं, जिस तरीके से सोलराइजेशन जिसके बारे में कहा जा रहा है 14 में आपका आप पैसा भी जो आप लगाते हैं वो रिटर्न भी आपको हो जाता है। देखिए, अब सवाल आमना हमारे हवाले से क्या है कि जिस तरीके से हमें पाकिस्तान को कुदरती आफात का सामना ना बहुत बल्ले है, हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। हमें जिस बात की परेशानी है कि हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम वेदर है और उसके साथ साथ हमारी जो परेशानी है कि पानी की कमी है, फिर आप देख लें इसमें इकोसिस्टम डिग्रेडेशन है वो, और फिर उसके बाद वाटर इनसिक्योरिटी है, एक्सट्रीम वेदर है। आज देख लें 30 जनवरी है, इस्लामाबाद में शदीद सर्दी होती है, लेकिन मौसम आप देख लें कि अगर आप धूप में खड़े हो तो आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। ये कभी नहीं होता था, बड़ा रेयर होता था। तो इस हवाले से देखना ये है कि हमारे लिए क्या रखा गया है। अब सवाल है कि 348 बिलियन डॉलर हमें कौन देगा। वो जो वायदे आपने देखा 8 साल पहले किए गए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कि 20 से 25 बिलियन डॉलर दिए जाएंगे, उसमें से हमें तो 3 बिलियन डॉलर भी नहीं दिए गए। IMF ने अलहदा थोड़ा सा हमें इस हवाले से पैसा दिया है। उस दौरान आपको याद होगा जब कोरोना का था तो हमें 2 बिलियन डॉलर एडिशनल इस हवाले से मिल गए, तो बराबर वो लोन हमें देना ही देना है। अब सवाल यह है कि 2015 के जो क्लाइमेट चेंज का रिकॉर्ड है, पेरिस रिकॉर्ड, उससे निकलने के बाद हम ना पूरी दुनिया जिस तरह आपने देखा है, ट्रम्प साहब ने आते ही उससे बाहर निकल गए। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिनको तनकीद का निशाना बनाते हैं चाइना को होगा। ग्रीन हाउस गैसेज और मिशन सारी की सारी तो वहाँ है जिनके पास कहा जाता है कि कोई सिस्टम नहीं है
और वो वहाँ पे कोई चेक्स भी नहीं है जिस तरह चेक्स होने चाहिए। वो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान हमारे जैसे मुल्कों को है जिनमें जिस तरह आपने बताया एग्जैक्टली 0.88% हमारा हिस्सा है इसमें फिज़ाई आलूदगी में, लेकिन हमें जितना भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमसे जो वादे हुकूमत कर रही है, जब पॉलिसी बनाने की बात कर रही है, दो चीज़ें ही आमना सामने रख लें, सोलराइजेशन इसको प्रमोट कर दें और इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोटरसाइकिल जो है ना इनके बारे में पॉलिसी बना दें। और फिर ये तो कहा जा रहा है, वो वज़ीर ख़जाना ये भी कहते हैं कि पॉलिसी पे अमल ना हुआ तो $103 बिलियन का आवाम को टीका लगेगा। भाई हमें किस बात का टीका लगेगा पॉलिसी अगर आपकी कामयाब नहीं होती तो। और फिर वही वाला शेर रहमान साहबा कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से स्टेट बैंक जो ग्रीन आपका जो एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने की बात करें, लेकिन स्लो प्रोग्रेस है इस मामले में। अगर इस तरह प्रोग्रेस की जाए तो हम जल्दी ये जो ट्रांजिशन वाला पीरियड है इस पे तक पहुंच पाएँ। नवाज साहब की जानिब चलते हैं। नवाज साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे ईवी की जो ट्रांजिशन है, इसमें हम जो बैरियर्स देख रहे हैं एडॉप्टेशन की जाने की जानिब या इसकी प्रोडक्शन में, इनको ओवरकम करना किस हद तक ज़रूरी है और बेसिकली चैलेंजेस है क्या? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो काफ़ी लंबा है। चैलेंजेस का जो सिम्टम्स हैं वो तो हमें चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो क्लाइमेट का डायलॉग जिसकी तरफ आपने डिस्कशन का इशारा किया है, उसके 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात यह कि आलूदगी दुनिया में कौन कर रहा है, क्या वो ममालिक उस में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं कि जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, क्या उसको रीडू करने के लिए वो ममालिक जो इनसे अफेक्ट हुए हैं जैसे पाकिस्तान है, क्या उसमें वो कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हैं? एक बात। दूसरी बात, उनके अपने ममालिक में जो कंटिन्यूस, जैसे अभी एहतशाम साहब ने फरमाया कि जो काम जारी और सारी है, कार्बन की यूटिलाइजेशन है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसकी तरफ वो कितना रिडक्शन करते हैं, दैट इज़ नंबर 2। और तीसरी जगह पे ये भी बड़ा अहम है कि हम एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन इन दिस कंट्री हम अपने पास क्या कर रहे हैं। तो इसके 2-3 चीज़ें हैं। सरकार इस लेंस से और हम पाकिस्तानी इस लेंस से इसको कंटिन्यूसली नहीं देख सकते कि चूँकि हम बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए हैं तो हमें कोई इस तरह की फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने लगा है। कर दे तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में कि इस तरह के नंबर के ऊपर कोई बात भी करने लगा है। तो हमें अपना हाउस भी ऑर्डर में करना पड़ेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कह रहे हैं कि क्लाइमेट से इफ़ेक्टेड हैं तो आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लडिंग अगर 2022 में आई और उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, तो आपने उसको मिटिगेट करने के लिए क्या आपने उस तरफ कोई इक़दाम लिए? क्या वाटरवेज़ इस तरह से बनाए कि वो पानी दोबारा इस तरह का फ्लड इम्पैक्ट ना करे? क्या अपने पानी को रैशनल यूज़ की तरफ लेके गए हैं? क्या जैसे गाड़ी बिजलियाँ और ये सारी जो बात हुई कि गाड़ी इलेक्ट्रिक बिजली के ऊपर चले, उसको हमने कोई दुरुस्त करने की कोशिश की है? क्या हम जो पावर बना रहे हैं उस तरफ कोई हमने उन चीज़ों को देखा है? हमारी इंडस्ट्री की ज़ाते खुद जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी है उसका किस तरह से हम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में जो सोलर में हमारी कितनी पोटेंशियल है, हम उसको भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। कंट्रोल करने हैं। देखें, सोलर का तो अभी हम जो इंडस्ट्रियल तो शायद हो, लेकिन देखें जो अभी राय साहब फ्लडिंग की बात कर रहे हैं, देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फ्लडिंग के हवाले से अपने बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में 2000 जो जगह हैं वो नाजायज़ तौर पे नालों पे बना दी गई हैं, जिसमें मस्जिदें भी हैं, लोगों के मकानात भी हैं और दुकानें भी हैं। वो कह रहे हैं कि जी अगर ये ना हो तो ये पानी बह के चला जाए दरिया में, समंदर में, तो ये फ्लडिंग ही ना हो। अब एक अरसे से आमना एक मुल्क को एक सामना इस मसले का कोई नहीं ठीक कर रहा है इसको। महमूद साहब जी, तो ये जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, ये बारहा इस तरह के एग्ज़ाम्पल हैं। घर और मस्जिदें तो हैं, लेकिन आपके बहुत बड़े हाईवेज़ हैं जो इन सारी चीज़ों को ब्लॉक करते हैं। तो बात सारी ये है कि ये ऐसे पीस मील में एक मीटिंग में बैठ के ये काम होगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस उसको आप रिलीजियसली करें। क्या ये बहुत जल्दी में और शॉर्ट टर्म में हो सकेगा? ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में ये इतना शॉर्ट टर्म में और बहुत जल्दी में करना, पाकिस्तान जैसे मुल्क तो क्या, जो डेवलप्ड ममालिक हैं उनके भी जो बहुत एग्रेसिव ममालिक जैसे नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे और स्वीडन जैसे ममालिक, इमेंस रिसोर्सेज, उन्होंने भी जो गाड़ियों को इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चेंज करने के टारगेट 2030 और 35 और इस तरह के रखे हुए। सो आई थिंक एक तो हमें रियलिस्टिक इन सारे सिनेरियो में होना पड़ेगा। हमें जो ये एक व्हील घूम रहा है उसको रिवर्स करने की एज ए नेशन सबसे पहले हमें खुद जो हमारे बस में है
उसकी तरफ कोई स्ट्रैटेजी और प्लान बनाना पड़ेगा। एज अ विक्टिम कार्ड प्ले करके और हम समझ रहे हैं कि कोई हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिलेगी और हम सब कुछ कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में उसमें हमें दुश्वारी होगी। और हमारा मुल्क जैसे ज़राअत के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अपने तौर पर जो हम कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट है। ये पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, स्मोक है। वेस्ट मैनेजमेंट अगर ठीक कर लें बगैर किसी पैसे के, बायर्स की फंडिंग के, तो ये काम तो हम कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? पिछले 8-10 सालों से हम ये भुगत रहे हैं, ये स्मोक वेस्ट मैनेजमेंट अगर हो जाए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ईंटों के भट्ठे बनते जाए। और फॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन वाला मामला देख रहे हैं, देखें जो हमारा एक पाकिस्तान में डेवलपमेंट का ब्रिक एंड मोटार बेस्ड एक बना हुआ है कि हम पुलें बनाए जाएं और ये सारी चीज़ें करते जाएं, एंड दैट इज़ टू इंक्रीज ट्रैफिक, दैट इज़ टू इंक्रीज द स्मोक। तो इन सारी चीज़ों को आप जब तक नहीं लाएंगे रिलीजियसली अपने पास, नॉट एज जस्ट अ पॉलिसी कि जिसको कोई देख नहीं रहा, तो इस सारी चीज़ों को चेंज करना इतनी आसान बात नहीं है। वी विल कंटिन्यू टू सफ़र इन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म। फिर उसको फेस करने के लिए भी हमें कोई अपने पास सॉल्यूशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, एटलीस्ट टू द मार्जिनल पॉपुलेशन, कि अगर वो फंसते हैं उसमें तो उसका हमारे पास अगले सालों में किस तरह का प्लान है। तो हमने तो कोई इस तरह का प्लान अभी तक तो देखा नहीं है। हमने प्रपोज़ किया था कि आप एक क्लाइमेट एंडाउमेंट फ़ंड बनाएं और वो एक फ़िक्स्ड फंडिंग हो कि जब भी आपके पास क्लाइमेट रिलेटेड कोई चीज़ हो तो आप उसमें से फाइनेंस करें। एंड आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी भी फिर इसको देखेगी कि आपको इस तरह का काम एग्जैक्टली अंदरूनी मसाइल पर हम खुद अंदरूनी तौर पर काम कर लेंगे, तो फिर हम जो हमारे वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं फिर उन्हीं की जानिब रुख कर सकेंगे कि जी ग्रीन क्लाइमेट के नाम पर फंड्स दिया, जिस तरह से हम देख रहे हैं अडेप्टेशन फ़ंड, उसके लिए फिर वो खुसूसी तौर पर हम पर तवज्जो देंगे, पहले खुद हालात ठीक किए जाएँ। एहतशाम साहब, एक और चीज़ है, वाशिंगटन का बड़ा हम देखते रहे हैं कि यूएस का जो एक पेरिस क्लाइमेट चेंज वो मुआहदे से बाहर निकल आया है। हम देखते थे कि क्लाइमेट चेंज जो सेक्रेटेरिएट है उसके बजट के पर हम देखते हैं कि यूएन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है उसको 22% यूएस से पे कर रहा था। अब वो इस मुआहदे से जब बाहर निकल रहा है उससे भी हमें शदीद नुकसान पहुँचेगा। देखिए ये तो आमना जो फंडिंग का मामला है, फाइनेंशियल मामला पूरी दुनिया के हिल के रह जाएंगे। 2% वो नेटो जो है ना वो दिया करता था यूरोपियन यूनियन वाले, अब उन्होंने, ट्रम्प साहब ने कहा है कि जी ये कम से कम आप 5% ये फंडिंग कर दें। वो उनको एक मुसीबत पड़ गई, उनके इंटरनल मामला, लड़ाई झगड़े वहाँ पे शुरू हो गए यूरोपियन यूनियन में, ये क्या होगा। ऊपर से ये क्लाइमेट चेंज और इस तरह से अभी आपने जिस बात का आपने जिक्र किया है, तो देखें अब वो बुनियादी तौर पे वो बिजनेसमैन है, वो हर चीज़ को कारोबार से गेज करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो, उनको ये परवाह नहीं है कि पूरी दुनिया में जिस तरह उनका हमेशा 200 साल की सियासी हिस्ट्री है कि जी अपना सियासी तौर पे इन्फ्लुएंस कैसे कायम करना है। चीन को कंटेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उनके आपने देख लें जो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप उनके साथ है, जिस तरह कल एक आए थे हमारे, तो बहुत अच्छा है ये जेंट्री साहब जो होके गए हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी बात की है और बहुत से हवालों से क्लैरिटी भी चीज़ों की आई है कि किस पीटीआई को सपोर्ट थी या नहीं थी, क्या था मामला। लेकिन असल मसला ये है कि वो इन चीज़ों पे फोकस करने के लिए तैयार नहीं। क्लाइमेट चेंज हो, ओवरऑल दुनिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, कैसे होगी दुनिया, इनसिक्योर है वो, उसको कैसे अपने सिक्योरिटी देनी है, इस पर उनकी कोई तवज्जो नहीं। फिलहाल उनका पूरा जोर है, वो कहते हैं रूस से ज़्यादा बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो सब कुछ, चाहे फ़िज़ाई आलूदगी या कुछ भी है, वो उसको कुर्बान करने के लिए तैयार है। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ सिर्फ मैं ये ऐड कर दूं कि देखिए ये कॉप हर साल होता है और उसमें कुछ ममालिक की अदर देन पेरिस एग्रीमेंट कुछ उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं कि इतने जीडीपी का परसेंटेज वो यूज़ करेंगे। तो वो भी अगर आप उसका भी एनालिसिस करेंगे कि तो उसमें ये बात समझ में आएगी कि जितनी वो बात करते हैं लेकिन वो उतना वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जाहिर सी बात है ये सारे ममालिक बात बहुत करेंगे, लेकिन हमें ये ज़रूर नज़र आएगा जैसे राइट गवर्नमेंट्स आती हैं और इस तरह की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जहाँ पे दूसरी जगह पे भी आएंगी तो उनकी अटेंशन टुवर्ड्स दीज आगे जाके ये सुकड़ती जाएगी। इसमें कोई इतना ज़्यादा हमें कोई नज़र नहीं आएगा कि उनकी तरफ से कोई विलिंगनेस होगी टू ईदर कंट्रोल और टू सपोर्ट द मिटिगेटिंग एफर्ट्स। ओके, थैंक यू सो मच। महमूद नवाज शाह हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, एहतशाम साहब हमारे साथ ही रहेंगे। अगली स्टोरी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 2021 में अफगानिस्तान से निकलते वक्त छोड़े गए जदीद अमरीकी वेपन्स ने पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है।
ये जदीद हथियार कलदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग चुके हैं जो उन्हें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तशवीश का इजहार दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने किया है कि ये असलहा पाकिस्तान और उसके शहरियों की सलामती के लिए गहरी तशवीश का बायस है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काबुल से बार बार ये डिमांड किया है कि इन वेपन्स का कंट्रोल यकीनी बनाया जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अफगानिस्तान में मौजूद इस असलहे से खित्ते की सलामती को किन खतरात का सामना करना पड़ सकता है? इन वेपन्स के हवाले से बुनियादी जिम्मेदारी उबूरी अफगान हुकूमत की है। इसी पर हमें एहतशामुल हक साहब के साथ ज्वाइन किया है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा। थैंक यू सो मच सर, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। आपकी जानिब आ रहे हैं। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि फ़ॉरेन ऑफिस से भी ये बयान आ चुका है कि जो जदीद हथियार वहाँ पर वेपन्स मौजूद हैं, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए भी ख़तरा है। उनको इस्तेमाल किया जा रहा है बैन TTP और जो दीगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जानिब से। अब इस पर हमने देखा कि ट्रंप इंतज़ामिया का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। ऑफिस एज्यूम करने से पहले उन्होंने इस हवाले से बात भी की कि जी यहाँ पे हथियार मौजूद हैं और वो वापस किए जाएँ। तो अब आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान को इस पर अपना रवैया चेंज करने की ज़रूरत है और यही एक ऑप्शन है उनके लिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत पहले एक मोमेंटम बिल्ड करना चाहिए था, लेकिन हम क्योंकि बड़े रिएक्टिव किस्म की फॉरेन पॉलिसी है हमारी, कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो उसका बस रिएक्शन देते हैं हम, तो जारी बात है वो हम बस रिएक्शन ही दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रही है, देखिए इसको तो फ़ायदा उठाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का तो व्यू ये है कि पूरी की पूरी जो बगराम एयरबेस उन्होंने दे दी तो वो तो कोई अरबों डॉलर है, 70-75 अरब डॉलर है, लेकिन डिफेंस डिपार्टमेंट कहता है तकरीबन 7 अरब डॉलर का जो असला है वो हमने छोड़ा हुआ वहाँ पे, और उस असले को वो कहते हैं कि लेके जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। सो हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि ये असला किसके हाथ लगा? ये असला उन लोगों के हाथ में लगा जिन्होंने जेलें तोड़ी, वो जो दहशतगर्द थे, वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये उनके हाथ में ये असला लगा और वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। तो ये किस तरह का हमारी दोस्तियां हैं, हमारी किस तरह की पार्टनरशिप है, ये हमें इस चीज़ को बोलना चाहिए था। हमने नहीं बोला, आज अमेरिका बोल रहा है। और वो भी क्यों बोल रहा है? एक तो जारी बात है, जो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ट्वीट की थी कि हमारे कुछ अमेरिकन अभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और अगर उनको नहीं रिहा किया जाता तो हम अफ़गान तालिबान के जो सर की कीमत है वो लगा सकते हैं और वो उसामा बिन लादेन से भी ज़्यादा होगी। तो लग तो ये रहा है लार्जली वो थ्रेटन कर रहे हैं अफ़गान तालिबान को, पहले कि हमारे लोगों को रिहा कर दो, दूसरा कोई जो है वो दबा के कोई असलत धमका के उनसे ले लिया जाए। लोग तो शायद उनके रिहा हो जाएंगे शायद, लेकिन असला किस तरह वापस आएगा ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि इस असले को बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल कर रही हैं, तो हमें उस चीज़ पे प्ले करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हम वैसे आने वाले दिनों में जो ट्रंप इंतजामिया वो सख्त इस पे एक्शन ले सकती है, चूँकि हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते इनको $50 मिलियन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, जब से अमेरिका ने वहाँ से एग्जिट किया है, इनको वहाँ पे भेजा जाता है। अगर ये असलहा वापस नहीं करते तो वो सख्त इनके ऊपर सैंक्शंस भी लग सकती हैं और इस तरह से जो इमदाद रुक जाती है तो फिर इनको माशी तौर पर बड़ी मुश्किलात होंगी अफगान तालिबान को, तो घुटने बिल आखिर इनको टेकने पड़ेंगे। फिर कमर साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि जो माशी मुश्किलात हैं उनके लिए, वो तो पहले इनको अमेरिकन को नहीं समझ थी वहाँ पे कि वो कौन सी उनकी बात सुन रहे हैं। ख़वातीन की तालीम के लिए वो कुछ करने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को एक ऐसी रियासत बनाना चाहती हैं जो बाकी रियासतों के लिए ख़तरा है। और आज अगर उनको ख्याल आ रहा है कि जी ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो बहुत सारी NGOs भी उनको दे रही हैं, हम भी उनको पैसा दे रहे हैं और हमारी वो बात भी नहीं सुन रहे, हमारे असरो वसूख में भी नहीं है, ये आज उनको पता चल रहा है। सो मेरा ख्याल है कि ये हमारा पाकिस्तान को इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम क्यों एक रीजनल कंसेंसस बिल्ड नहीं कर सके इस चीज़ के ऊपर, क्यों हमने इन चीज़ों को पहले नहीं उछाला और हम अपना ही नुकसान करवाते रहे हैं और अफ़गान तालिबान जो है वो अपनी मर्जी करते रहे। सो ये राइट टाइम है। अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है कि एक ऐसा मुल्क जो बैनुल-अक़वामी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड इंटरनेशनल लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, खित्ते में ममालिक के लिए इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है, उसके साथ एग्जैक्टली हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एहतशाम साहब, हमें अपने इंटरेस्ट को लिंक करना चाहिए अमेरिका के साथ। जी एहतशाम साहब, हमारा इस पे बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ भी है और कहीं ना कहीं हमारा मुकदमा इस पे काफ़ी ठोस भी है।
उसकी रीज़न ये है कि जब आपने इस हवाले से बात की काबुल से कि भाई जो जदीद असलहा इस्तेमाल हो रहा है टीटीपी तक कैसे पहुंचा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब अमेरिका से भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं कि आ रहा है कि भाई वहाँ पे असलहा मौजूद है जो कि जो कलअदम तंजीमें उनके हाथ लग चुका है। कैसे देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान इस मामले में किस हद तक टफ टाइम दे सकते हैं, और आने वाले दिनों में क्या इंडिया का कोई किरदार होगा? कहीं ना कहीं ये जो इंडिया और अफगानिस्तान की बढ़ती हुई हम देख रहे हैं कुर्बतें हैं, ये एज हासिल हो सकता है अफगान तालिबान को? देखिए, हम ना इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वहाँ पे जो सूरत हाल तेज़ी के साथ बदल रही है, उस हवाले से तो मैं कहूँगा ये ट्रम्प साहब का आना कई हवाले से हम जैसे मुल्कों के लिए, हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। अभी आप देख लें, वर्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जो अफ़गानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको लिंक कर दिया इस बात से कि ये क्लोज टू $7 बिलियन ये जो असला वहाँ पे पड़ा है, जो पेंटागन की रिपोर्ट 2022 की बताती है, जिसमें उन्होंने बाकायदा वाज़े तौर पे बता भी दिया कि क्या क्या है। मसलन वो कहते हैं कि जी A2 ग्राउंड मिसाइल भी हैं, एम्यूनिशन भी है, मिलिट्री व्हीकल्स भी हैं, हर तरह का वेपन्स है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है और मटीरियल दुनिया जहाँ का जो एक इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर पड़ा हुआ है। देखें, अब तो कौमों के मफादात हैं, ये नहीं कि हमारी मोहब्बत में कर रहे हैं। असल मसला अमेरिका को इस वक्त यह है, और कमर साहब डेफिनेटली इसको जानते होंगे, कि आईसिस खुरासान जो है ना वो बहुत बड़ा अमेरिका के लिए थ्रेट है। वो समझते हैं कि जी अब 9/11 तो एक दफ़ा हुआ, उसके बाद नहीं होने दिया, लेकिन उनको लग रहा है कि हमारे रीजन में, हिंदुस्तान, बाकी जगहों पे ये आईसिस खुरासान जो है ना ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। और यही वजह है कि इनको आप देख लें, बैलेंस करने के लिए अमेरिका कभी अलकायदा कभी दाइश को इस्तेमाल करता है, और तालिबान जो है ना अगर नहीं मानेंगे तो उनके लिए मसाइब मुश्किलात होंगी। अभी देखें ना, ये ह्यूमैनिटेरियन एड NGOs के ज़रिए, आमना UN के ज़रिए 2022 के बाद से लेकर अब तक जो है ना $3 बिलियन अमेरिका दे चुका है उनको। अब वो कह रहे हैं कि जी नथिंग डूइंग, ये नहीं होगा, आप इसको रोकेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये भी है, हॉस्टेजेस भी हैं, जो अमरीकियों का जिक्र हो रहा है वो बाकायदा हॉस्टेज है, जिस पे मार्को रूबियो जो है उन्होंने भी कंसर्न का इजहार किया, जो नए वज़ीर ख़ारजा उनके। अब सवाल ये है कि जी क्या ये असला वापस जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहेगा? एज वी स्पीक ये तो इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं इनके हाथों में चढ़ा हुआ है। और वो सही कह रहे हैं कि जिस तरह लोग जेल तोड़ के वहाँ से अमेरिका के जाने के बाद निकले हैं, किसी के पास कौन सा असला गया ये किसी को नहीं पता। अब सवाल ये कि हिंदुस्तान के क्योंकि इंटरेस्ट कन्वर्ज कर गए हैं, हम अफ़गानिस्तान से हमारे मामला ठीक नहीं हो रहे, तो आप देख लें उनकी मुलाकातें भी उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी होके गए हैं, और कहा जा रहा है कि हाई लेवल उनके और इस हवाले से कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो उनको ये लग रहा है कि जी तो हमें वैसे ट्रम्प इंतजामिया से उम्मीदें रखनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि उनके भी कंसर्न्स है ना ये वाले कि वो असलहा जो है वापस लें। देखिए, हम ना दूसरी बात है कि जो आप जिक्र कर रही हैं ना, ये हिंदुस्तान का, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इसलिए कि हमें तो पाकिस्तान को चारों तरफ से, ईरान के साथ भी इतने अच्छे ताल्लुकात अब नहीं है, हिंदुस्तान के साथ तो अब देख लें कई बरसों से सूरत हाल ख़राब है, अफ़गानिस्तान के साथ तो हमारे ताल्लुकात, जिसको हम समझते थे कि जी ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जो हमें आज ये जो अफ़गान तालिबान है ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, सीट के हमने कहते हैं ना, ताने भी रिसीव किए अमेरिका से। अब सवाल है कि दहशतगर्दी के हवाले से अच्छी बात जो है ना वो बड़ा वाज़े तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना उस पर लाइन ले रहे हैं, बड़ा स्टैंड ले रहे हैं इसके ऊपर। तो ज़ाहिर है हमें इस हवाले से अब हिंदुस्तान के लिए जहाँ और उनको सपोर्ट होगी चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी में, मेरा ख्याल है रीजन में अगर चाइना अपना इंडिया हाथ मिलाता है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए, जो कि ऑलरेडी कर रहा है, राका और उनकी जो अफगानिस्तान की काम कर रही है। डॉक्टर साहब, ये इंडिया वाला जो हम देख रहे हैं एक फैक्टर है, डॉक्टर साहब इंडिया वाला जो फैक्टर है ये किस हद तक बैक करेगा इस मामले में अफगानिस्तान को? दूसरा, ट्रंप इंतजामिया एक्शन लेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि उनका भी ये मुश्तरका कंसर्न है पाकिस्तान की तरह कि जी हमारा जो उनका असलहा है उसका गलत यूज़ हो रहा है और उसको वापस किया जाए। देखिए, मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान को नहीं देख रहे। वो ये नहीं देख रहे कि इंडिया क्या सोच रहा है और बाकी चीज़ें क्या सोच रहे हैं। हाँ, वो ये ज़रूर चाहते हैं कि अफगान तालिबान उन्हें एक्सेस दें, क्योंकि चाइनीज़ वहाँ पे जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके लिए पहुँचे हुए हैं। क्योंकि आइंदा जो मुस्तकबिल में अमेरिका और चाइना की जो मेजर ये होनी है, वो तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो चिप्स, जो मोबाइल फोन्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, तो वो समझते हैं कि शायद बहुत बड़े पैमाने पाकिस्तान से निकले तो चाइना उस पर अगर कब्जा कर लेता है या चाइना वहां पे जाके माइनिंग करता है, वहां से निकालता है, तो हमें अफगान तालिबान के साथ कोई लाइन एंड लेंथ सेट करनी चाहिए। तो ये सारा प्रेशर डाला जा रहा है। दूसरी जो बात एहतिशाम साहब ने की बिल्कुल ठीक है, ये जो इस्लामिक स्टेट वहां पे मेन स्ट्रीम हो गई है सीरिया के अंदर,
अब वहाँ पे जो बातें, अब अफगान तालिबान की भी ये प्रॉब्लम होगी कि ये जो इस्लामिक स्टेट है क्या ये तो नहीं एक्टिव हो जाएगी, और शायद अमेरिकन चाहते होंगे इस हवाले से भी। ये भी एक बहुत बड़ी पिक्चर है, लेकिन लेट्स सी ये किस तरह अनफोल्ड होती है। बट इंडिया या बाकी इतने बड़े पैमाने पे तो शायद अमेरिकन दोबारा उस तरह अफगानिस्तान को नहीं देखेंगे मुझे लगता है। लेकिन इंडियन जारी बात है वहाँ पे अपना असर वसूख चाहते हैं और वो स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, और वो उसके लिए उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। अब वो कह तो रहे हैं हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के पीछे वो जो अपने इंटेलिजेंस फुटप्रिंट वहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसका मकसद जारी बात है पाकिस्तान को इंगेज रखना है और ख़ास तौर पे नॉन स्टेट एक्टर्स को फंडिंग करते रहना, ताकि पाकिस्तान इसी तरह के मसलों में उलझा रहे और तरक्की, डेवलपमेंट और ग्वादर जैसी पोर्ट और बाहर से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ रहें। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा वोकल होना चाहिए एंड बड़ी खुल के बात करनी चाहिए। ऑलरेडी अफगान तालिबान जो है उसको सामने रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एहतशाम साहब हमारे साथ ही रहेंगे, एक नई स्टोरी पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, लेकिन चीन की डीप सीक टेक्नोलॉजी ने तो इस मिसाल को ही उलट कर रख दी है, बल्कि महंगी तरीन जीपीटी टेक्नोलॉजी को भी बार बार रोने पर मजबूर कर दिया। जी मामला कुछ ऐसा ही है। एक तरफ अरबों की सरमायाकारी से बनने वाली जीपीटी है, दूसरी तरफ सिर्फ $60 लाख से तैयार होने वाली चाइनीज़ डीप सीक टेक्नोलॉजी जो आती ही छा गई है, बल्कि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी टेक कंपनीज को रुला गई है। अब तक की खबरों के मुताबिक इस ऐप की वजह से टेक कंपनीज को $1000 बिलियन से ज़्यादा का लॉस बेयर करना पड़ रहा है और आगे भी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गए। यही नहीं, इस ऐप ने तो एआई पर सुपर पावर अमरीकी उजारादारी का भी खात्मा कर दिया। इसलिए टेक्नोलॉजी के आलमी कैपिटल सिलिकॉन वैली में अब इस वक्त हलचल मची हुई है। अमरीकी हुकूमत भी इस टेक्नोलॉजी पर तशवीश का इजहार कर रही है। साथ ही चाइना की डीप सीक ऐप पर साइबर हमले भी शुरू हो गए हैं। ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा इसका सबको इंतज़ार है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कम खर्च और बाला नशील कहलाने वाली इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया पर आगाही के नए दरवाजे खोल दिए। अब इन हालात में पाकिस्तान के लिए मौके क्या हैं? पाकिस्तान इस सारी दौड़ में कहाँ, इसकी सिचुएशन क्या है यहाँ पर, और साथ ही साथ क्या हम कोई ऐसी ऐप मुस्तकबिल में तैयार कर सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है एआई एक्सपर्ट हैं अबू अब्दुल्ला अशर साहब। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि अब ये तो हमने देखी बड़ी बहस इस वक्त चल निकली है डीप सीक टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो उन्होंने तहलका मचाया है। उसके बाद अब अलीबाबा ये भी एक रेनाउंड हम देख रहे हैं टेक कंपनी है, इसके हवाले से भी बातें हो रही हैं कि जी ये शायद उनको भी पीछे छोड़ दे डीप सीक टेक्नोलॉजी को। लेकिन हम पाकिस्तान के बारे में अगर सोलली बात करें, इस सारी दौड़ में आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है इस वक्त? Thank you so much, Miss, for inviting me. I think that's a very important question, which I think लोग नहीं पूछ रहे, which is कि यार हम we as Pakistan, as a developing country, as a country जहाँ पे capital investment जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, how can we take an opportunity from this event, which I think is one of the most significant events जो पिछले 12 से 18 महीने में हुआ है। तो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है और व्हाट हैपेंड जिसकी वजह से डीप सीक की या अलीबाबा की कॉस्ट जो है वो कम है। जो टेक्निक्स मशीन लर्निंग की उन्होंने इस्तेमाल की हैं अपना मॉडल बनाने के लिए, वो टेक्निक्स राइट नाउ वो लिटरेचर 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 12 महीने पहले लिखा हुआ था। अब हुआ क्या है कि बिकॉज इन लोगों ने ये टेक्निक इस्तेमाल की है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 18 मंथ्स, हमें ये अकर हुआ है एज एन इंडस्ट्री कि यार आपको सिर्फ जो है वो कंप्यूटेशन, जो आपकी जीपीयूज और हार्डवेयर होता है, एंड डेटा, सिर्फ इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, एंड यू कैन एक्चुअली यूज टेक्निक्स टू क्रिएट मॉडल्स विच आर एज गुड और इवन बेटर देन व्हाट दीज गाइज डिड। अब आपके पास अगर आप एग्जांपल लें ओपन एआई की, एंथ्रोपिक की, इवन लाइक गूगल जेमिनाई एंड ऑल ऑफ दीज, हमें एंड द इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब हमें ये लगता था कि यार इसको सिर्फ आप तब बना सकते हो जब आपके पास $100 बिलियन, $150 बिलियन की आप इन्वेस्टमेंट करो,
अपनी सर्वर फार्म लगाओ, डेटा कलेक्ट करो, and only then you can do this. It can't be done otherwise. But क्योंकि ये DeepSeek ने करके दिखाया है, I think there is a huge opportunity across the globe for everybody. अब मेरी जो recommendation है to answer your question, कि यार हम लोग क्या फ़ायदा उठा सकते हैं. आप देखें पाकिस्तान में हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है. बट व्हाट वी डू हैव इज कि हमारे पास काफ़ी इंटेलेक्चुअल कैपिटल है टेक्निक्स के लिए और नॉवेल अप्रोचेस के लिए. पोटेंशियल है, रिसोर्सेज कम है, आसान अल्फाज में. ऑफ कोर्स हमारे पास रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी है. हमारे पास अभी हम भी काम कर रहे हैं. वी हैव अराउंड 20,000 PhDs and MPhils. जहाँ पे सवाल आ जाता है ना नॉवेल अप्रोचेस का और टेक्निक्स का, वहाँ पे आपको सिर्फ इंटेलेक्चुअल कैपिटल चाहिए. आपको सिर्फ लोग चाहिए जो कि रिसर्च खुद कर सकें, आपको बता सकें कि ये पुरानी अप्रोच थी, हम इससे बेहतर अप्रोच आपको रेकमेंड कर रहे हैं. दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट पोजिशंस पाकिस्तान into a very important position because हम वो डिलीवर कर सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को. कि हमारे पास जो रिसर्चर्स हैं they can actually come out now and introduce techniques such as the ones जो DeepSeek ने इस्तेमाल की हैं, work on those techniques and sort of like deliver something similar. We don't have to think about कि हम DeepSeek जैसा मॉडल बनाएं. We should focus on techniques because मुझे लग रहा है और मेरी जो 2025 की स्पेकुलेशन है वो ये है कि 2025 में जो चीज़ सेंटर स्टेज लेगी वो टेक्निक्स हैं. People are not going to care too much about कि किसकी कंप्यूटेशन ज़्यादा है, किसका सर्वर ज़्यादा है. It's going to come down to techniques for which you only need intellectual capital, and I feel like we have significantly large intellectual capital in Pakistan. सही है. आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर में कोई हम ऐसी ऐप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब दुनिया में इस हवाले से काम भी हो रहा है. Absolutely. I think मतलब right now अगर आपके पास even with minimal investment in Pakistan, because DeepSeek का पेपर भी देखें ना open source है. So there is no reason why we can't do that in Pakistan because now we know कि किस तरह करना है. The entire thing is open source. We can take DeepSeek and even fine tune it even further. So absolutely, to answer your question simple तरीके से वो yes, we can absolutely do this and we also have the intellectual capacity to do this in Pakistan. एहतशाम साहब, आप भी शॉर्टली इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा. AI इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इसका यूज़ है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और हमने ऑब्वियसली जब हम ये बात करते हैं, कल भी हमने बात की कि पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो डिजिटल नेशन बनने के दौड़ में है. तो मुझे ये बताइएगा कि AI पढ़ाना, इसके लिए प्लेटफॉर्म्स ये पाकिस्तान में इस वक्त कितनी ज़रूरत है? जैसे अभी अशर भी बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल है, बस इस पर काम थोड़ा सा इसको करने की ज़रूरत है. देखिए, हम ना पूरी दुनिया इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, तो हम भी ज़ाहिर है इसमें अलहदा नहीं रह सकते. जिस तरह ये बात हो रही है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, इस हवाले से हमारे पास पोटेंशियल भी है, हमारे पास इंटेलेक्चुअल भी हैं, हाई टेक के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ा काम भी हो रहा है. हमें तो और मसाइल हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा हो तो और मसाइल. देखिए, एक चीज़ समझ आ रही है हम ना कि चाइना जिस तरीके से लीड ले रहा है, वो कहते हैं हम फॉलोअर्स नहीं अब रहेंगे. और देखें, एक तो अब उनका तो बाकायदा अनाउंसमेंट आ गया कि 2027 में पैसेंजर एयरक्राफ्ट वो इतना तेज़ बना लेंगे कि वो कहते हैं बीजिंग ये और शंघाई से वो जहाज़ उड़ेगा और 3 घंटे में वो न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा, जो इस वक्त 26-27 घंटे लगते हैं. ये 2027 2 साल के बाद ये पीरियड आ जाएगा. तो उनकी टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी के साथ आगे जा रही है, हम ये कर सकते हैं कि चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, हम उन्हें कहें कि जी ठीक है, चाइनीज़ नॉर्मली वैसे शेयर नहीं करते इस तरह की चीज़ें. हमारे साथ उनका मिलिट्री कोऑपरेशन भी है ना, वो जिसको कहते हैं ना, हमें ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी नहीं देते बहुत सारे वालों से. तो मेरा ख्याल है हमें उनके साथ इंगेज करना चाहिए. वेस्ट तो आप देखने प्राइवेट कंपनी है, वो तो किसी को नज़दीक नहीं फड़कने देते, उनको तो अपने मसाइल हैं, अपनी चीज़ें हैं. और ये दौड़ जिस आगे जाके चली गई है, हम तो बज़ाहिर उन ममालिक में हैं जिनको लगता है वो फिगर आउट ही नहीं होते. हमें तो परेशानी ये है कि इन फितनों से, बाद लोग हिफाजत के साथ कहते हैं फितने हैं कि कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया के साथ कदम मिला के चलना है. तो हम ना, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम भी इनके बारे में सीखें, जानें कि ये क्या हो रहा है. अभी तो देखें, एक ज़माने में तो प्लेजरिज्म होता था. मुझे याद आ रहा है फरीद ज़करिया जो बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं CNN के, उन्होंने किताब लिखी थी और वो पकड़े गए. उन्होंने माना कि हाँ जी प्लेजरिज्म किया, मैंने नकल मारी है कुछ जगहों से. अब तो वो कहते हैं ऐसी ऐसी ऐप आ गई हैं, अब आपने आर्टिकल लिखना है, आप उसको दें, आर्टिकल लिख के देगी ChatGPT, और जब अब सामने आपके आएगी, दुनिया का कोई आदमी नहीं पकड़ सकता कि एहतशाम ने आर्टिकल लिखा है कि हमने नहीं लिखा है. वो यही समझेंगे कि हमने लिखा है. तो देखें, जितनी तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, हमें डेफिनेटली इसमें
इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, वरना मेरा ख्याल है वैसे तो बहुत से हवालों से पीछे हैं, लेकिन हमारे पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल जिस तरह बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा है, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये असल सवाल है। जी अशर से मैं क्लोजिंग रिमार्क एक चाहूँगी। अशर, ये विद द हेल्प ऑफ चाइना पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कर सकती है कि हम AI पे मज़ीद ये जो पोटेंशियल है इसको एक्सप्लोर कर सकें, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें? Miss, I mean, as per my information, because I'm working with the government, तो just on AI, there is a program जहाँ पे which is in collaboration with one of the top universities in the world, जिसको हम लोग जो हैं we're also part of it। तो वहाँ पे हम लोग जो AI की MPhils और PhDs हैं उनको हम लोग ग्लोबल इंडस्ट्री से कनेक्ट करा रहे हैं, और हम ग्लोबल इंडस्ट्री बता रही है कि उनको किस प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट है, और हमारे जो यहाँ पे PhDs और MPhils हैं वो उस पर काम करेंगे। इट्स लिटिल प्रीमेच्योर फॉर मी टू टॉक अबाउट दैट, बट आई विल से कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं दे नीड टू स्केल, कि आपके पास स्पेशलाइज, बिकॉज आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन कि 10,000 वेब डेवलपर्स, 5,000 मार्केटिंग वाले लोग, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक जो रिसर्चर्स है ना दे नीड फोकस राइट नाउ, दे नीड फंडिंग राइट नाउ। और गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की ना ये एक हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट हर चीज़ को सब्सिडाइज करके दे। आई थिंक ऑल वी नीड इज अ गुड पाइपलाइन कि आपके पास ग्लोबल इंडस्ट्री बताए हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उसको क्या, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अशर, हमारा प्राइवेट सेक्टर ये पैसे को पूल क्यों नहीं कर लेता आपके ख्याल में? ये प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग है, गवर्नमेंट तो अब रही नहीं है ना। सर देखिए मैं खुद को अलाइन करता हूँ विद द ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच इज़ कि यार गवर्नमेंट का किसी भी प्राइवेट मार्केट में कोई काम नहीं होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट हर चीज़ को आके स्लो करती है एक्सेट्रा। मतलब दिस इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन। I am not I don't come from any sort of like, I don't have a political stand on this. मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। I think यार आपके पास, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हमारे पास एक चीज़ सेटअप भी हो जाती है, हम भी उसकी कोशिश कर रहे हैं, एक चीज़ सेटअप हो जाए जहाँ पे ग्लोबल इंडस्ट्री, बेशक वो US में बैठे हों, यूरोप में बैठे हों, मिडल ईस्ट में बैठे हों, वो बोलेंगे यार ये 100 चीज़ें इनमें हमें इंटरेस्ट है, ये एडवांस रिसर्च है, कोई हमें करके दे दे, वो पाइपलाइन हम तक पहुँच जाए, हमारे लोग उस पर काम करें, उनको समझ आती है वो हमसे ले लें। आई डोंट फील लाइक कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की इतनी खास जरूरत है। आई थिंक वी कैन डू दिस आवरसेल्व्स। मतलब वो जो प्राइवेट कैपिटल है ना वो खुद अलाइन हो जाएगा अगर हम लोग कुछ करके दिखा दें। कैपिटल ऑलवेज फाइंड्स इट्स वेज जहाँ पे उनको रिटर्न नजर आ रहा होता। तो ग्लोबल कैपिटल जो है ना दैट विल कम एज लॉन्ग एज दे सी कि हम कुछ करके दिखा रहे हैं। कोलैबोरेशन होगा तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी देखिए हम ना अमेरिका में क्या हो गया कि उम्र बढ़ाने के लिए कि जी एक इंसान की उम्र जो है ना 200 साल तक की जा सकती है। पिछले 5 सालों में $1 बिलियन लोगों ने इकट्ठा करके दे दिया है और उस पर तहकीकात हो रही है। किसी ने $300 मिलियन दिया, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज ने, किसी ने $1 बिलियन दिया। वो तो सारी दुनिया कोलैबोरेट करती है। यूरोप, अमेरिका में, हमारे यहाँ भी अशर लोग अगर पैसा खुद प्राइवेट सेक्टर बैठ के कोलैबोरेशन करें, जॉइंट वेंचर मिल के करें, बजाय हुकूमत लोग देखने के, तो हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। Right. Sir, we do business ourselves, so we do AI and enterprise technology हम लोग काम करते हैं। हमारा सिर्फ बड़ा सिंपल सा वो what we have seen historically अपने साथ भी कि जब आप कुछ करके दिखाते हो ना आपको कैपिटल खुद ही मिल जाता है। तो once you show something, once you deliver some value, capital finds you. तो आई थिंक एज लॉन्ग एज इंस्टेड ऑफ कि हम लोग ये ढूंढें कि कैपिटल एग्जैक्टली आप क्या ऑफर करें, आप टेबल पर क्या लेकर आ रहे हैं, ये मैटर करता है। और उसके बाद फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैपिटल मिल जाता है। थैंक यू सो मच। अबू अब्दुल्ला अशर हमारे साथ मौजूद थे, AI एक्सपर्ट साहब भी मौजूद थे इस सेगमेंट के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।